हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ए प्लास्टिक एनीमिया, जो कि एनीमिया का टाइप है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ए प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? ए प्लास्टिक एनीमिया को डिस्कस करने से पहले सिंपली एनीमिया देखते हैं क्या होता है। सो एनीमिया में रेड ब्लड सेल का अमाउंट, या फिर आप कह सकते हैं हेल्दी रेड ब्लड सेल्स का जो अमाउंट होता है या फिर काउंट, वो ब्लड में कम हो जाता है। या फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो अगर रेड ब्लड सेल का अमाउंट कम होता है तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी कम हो जाता है। तो इसी कंडीशन को एनीमिया बोलते हैं। एंड अगर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स का जो अमाउंट है बॉडी में कम हो जाएगा तो आरबीसीज का काम है लंग्स से ऑक्सीजन लेकर जाना एंड टिश्यूज तक पहुंचाना। तो अगर आरबीसीज में हीमोग्लोबिन नहीं होगा, आरबीसीज का अमाउंट ही कम है तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम है। तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी लंग से। तो इस कंडीशन को एनीमिया बोलते हैं। एंड देन जो साइन एंड सिम्टम्स एनीमिया के हैं वो अराइज होते हैं, जैसे कि फैटीग, पर्सन थका हुआ फील करता है क्योंकि उसके टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची, पेल स्किन होती है पर्सन की, वीकनेस आती है, चक्कर आते हैं। तो ऐसे ऐसे साइन एंड सिम्टम्स जो कि हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। तो ए प्लास्टिक का क्या मतलब होता है? सबसे पहले कि जब सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाती, सेल्स का जो प्रोडक्शन है किसी टिश्यूज में या ऑर्गन में जब वो नहीं होता तो उसको बोलते हैं ए प्लास्टिक। तो ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? बेसिकली इस कंडीशन में, वैसे तो ये रेयर कंडीशन है लेकिन ये सीरियस कंडीशन भी है। इस कंडीशन में बेसिकली जो बोन मैरो है, बोन मैरो से ही सेल्स का प्रोडक्शन होता है, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हैं आरबीसीज, चाहे डब्ल्यूबीसीज, चाहे ब्लड प्लेटलेट्स, तीनों सेल का फॉर्मेशन हमारा बोन मैरो से होता है। इस कंडीशन में बोन मैरो का डिसऑर्डर है या फिर बोन मैरो सप्रेशन है। इसका मतलब ए प्लास्टिक एनीमिया में जो बोन मैरो है वो फेल हो जाती है। फेल कैसे हो जाती है? इसमें डैमेज हो जाता है, बोन मैरो के जो टिश्यूज हैं उसमें डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से बोन मैरो से जो सेल बनते हैं वो नहीं बन पाते। बोन मैरो से कौन से सेल बनते हैं? तीनों टाइप के सेल बनते हैं, आरबीसीज भी, डब्ल्यूबीसीज भी और ब्लड प्लेटलेट्स भी। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? एनीमिया। तो एनीमिया इसमें क्यों होता है? क्योंकि बोन मैरो से तीनों टाइप के सेल बनते हैं। तो जब आरबीसीज नहीं बनेंगे तो एनीमिया की कंडीशन अराइज होगी। लेकिन ए प्लास्टिक एनीमिया को मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया का मतलब है कि तीनों सेल्स, चाहे वो आरबीसीज है, चाहे डब्ल्यूबीसीज, चाहे ब्लड प्लेटलेट्स, तीनों का अमाउंट कम हो जाता है, तीनों का काउंट कम होगा। क्यों होगा तीनों का? क्योंकि इस कंडीशन में जो बोन मैरो है वही सप्रेस हो चुकी है। जो बोन मैरो के जो टिश्यूज हैं वो फॉर्म नहीं कर रहे इन सेल्स को। और बोन मैरो में भी स्पेसिफिक कौन से टिश्यूज, जो सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं जिनसे फॉर्मेशन होती है सारे सेल्स की? उन सेल्स का नाम है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ये वाले हिमेटोपोइटिक टिश्यू, तो हिमेटोपोइटिक टिश्यू बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। और इसी हिमेटोपोइटिक टिश्यू से, हिमेटोपोइटिक का क्या मतलब है कि ही मतलब ब्लड, पोइटिक मीन्स फॉर्मेशन। तो जो ब्लड की फॉर्मेशन जो सेल्स करते हैं वो कौन से हैं? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। और ये सेल्स जो होते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ये तीनों सेल्स का रूप ले लेते हैं, ये तीनों सेल्स को बनाते हैं, चाहे वो रेड ब्लड सेल है, चाहे डब्ल्यूबीसीज है, चाहे प्लेटलेट्स हैं। तो ए प्लास्टिक एनीमिया में बेसिकली क्या होता है? ए प्लास्टिक एनीमिया इज अ रेयर एंड सीरियस कंडीशन इन विच डेफिशिएंट रेड सेल प्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है? रेड सेल्स नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? ड्यू टू बोन मैरो सप्रेशन। बोन मैरो ही फेल हो चुकी है इन सेल्स को बनाने के लिए। तो जब बोन मैरो नहीं बनेगी तो बोन मैरो हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? सपोज दिस इज अ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन का एग्जांपल लेते हैं। और इस लॉन्ग बोन में जो एंड्स होते हैं, एंड्स को क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस। एंड यहाँ पर स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होती है और इस बोन में क्या प्रेजेंट होता है? बोन मैरो प्रेजेंट होती है। और इसी बोन मैरो से क्या बनता है? यहाँ पर रेड बोन मैरो जिसको बोलते हैं, रेड बोन मैरो से क्या बनते हैं? सेल्स बनते हैं। कौन से सेल्स बनते हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ब्लड प्लेटलेट्स। और ये जो सेल्स बनाते हैं बोन मैरो में, ये कौन से सेल्स बनाते हैं? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बनाते हैं, जो कि एक तरह से प्रिकर्सर
प्रिकर्सर होते हैं या फिर आप बोल लीजिए कि इमेच्योर सेल्स हैं, इन्हीं सेल से, स्टेम सेल से ही, इन्हीं प्रिकर्सर से तीनों टाइप के सेल बनते हैं। तो अगर यही डैमेज हो जाएगा, रेड बोन मैरो ही डैमेज हो जाएगा, और बोन मैरो में भी स्पेसिफिक कौन से, जो स्टेम सेल्स हैं, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, वो डैमेज हो जाएंगे। अगर वो डैमेज हो गए तो ये तीनों टाइप के सेल नहीं बनेंगे, चाहे वो आरबीसीज हैं, आरबीसीज नहीं बनेंगे तो क्या होगा, एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें डब्ल्यूबीसीज भी नहीं बनते, डब्ल्यूबीसीज भी नहीं बनेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोपिनिया, मींस डब्ल्यूबीसीज का अमाउंट भी बहुत कम हो जाना। प्लेटलेट्स भी नहीं बनते, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट्स मींस प्लेटलेट्स का अमाउंट भी कम हो जाना। और ये तीनों कंडीशन को क्या बोलते हैं, पैनसाइटोपिनिया। तो पैनसाइटोपिनिया के अंडर ही आता है एप्लास्टिक एनीमिया, जो कि आरबीसीज के ना बनने की वजह से होता है। नाउ बोन मैरो फेल्स टू प्रोड्यूस इनफ न्यू ब्लड सेल्स। अब यहाँ पर किसका फंक्शन है, बोन मैरो का, ये तीनों सेल बनाने। लेकिन एप्लास्टिक एनीमिया में क्या है, ये बोन मैरो ही फेल हो चुकी है, यही नए ब्लड सेल को नहीं बना रही। जब ये नए ब्लड सेल नहीं बनाएगी तो नए आरबीसी नहीं बनेंगे, इंक्लूडिंग रेड ब्लड सेल। अब ये तीनों को बनाती है, इसमें ये तो है नहीं कि बोन मैरो ने सिर्फ आरबीसीज को बनाना है तभी एनीमिया होगा, ये आरबीसीज को भी नहीं बनाएगी। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेम सेल ही डैमेज है, व्हाइट ब्लड सेल को भी नहीं बनाएगी और प्लेटलेट को भी नहीं बनाएगी। तो तीनों कंडीशन अराइज होंगी, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लास्टिक एनीमिया, इसलिए हम रेड ब्लड सेल्स के साथ इसको रिलेट कर रहे हैं। देन दिस इज बिकॉज द बोन मैरो स्टेम सेल्स आर डैमेज। और बोन मैरो में भी पर्टिकुलरली क्या डैमेज हो गए, स्टेम सेल्स डैमेज हो गए हैं, और इन्हीं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स ने ही आगे तीनों सेल्स बनने थे, इसी से ही तीनों सेल्स बनने थे। तो यही डैमेज है तो यही तीनों सेल्स बनेंगे ही नहीं। तो हेल्दी हिमेटोपोइटिक टिश्यू इज प्रोग्रेसिवली रिप्लेस्ड बाय फैटी टिश्यू, फैटी मैरो। देखो अब यहाँ पर ये सेल्स नहीं बन रहे, यहाँ पर हिमेटोपोइटिक सेल्स नहीं बन रहे जो कि नॉर्मली यहाँ पे बनते हैं बोन मैरो में। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये तो बन ही नहीं रहे, तो यहाँ पर बीच में क्या है, फैटी टिश्यू प्रेजेंट है, फैटी मैरो या फिर येलो मैरो भी इसको बोलते हैं। तो ये येलो मैरो या फिर फैटी टिश्यू ये धीरे धीरे पूरी बोन मैरो को कवर कर लेगी। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो हेल्दी हिमेटोपोइटिक टिश्यू है वो धीरे धीरे किससे रिप्लेस हो जाएगा, फैटी टिश्यू या फिर फैटी मैरो से रिप्लेस हो जाता है इसमें। अब इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, सिम्टम्स वही टिपिकल आएंगे। अगर एनीमिया बॉडी में हो जाता है, रेड ब्लड सेल बॉडी में नहीं होगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी टिश्यूज को, तो फैटीग पर्सन फील करेगा, थका हुआ फील करेगा, वीकनेस होगी एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। अब ये नया साइन है, नया साइन, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, इजी ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग, ये नया साइन है एनीमिया में। और ये सिर्फ आपको एप्लास्टिक एनीमिया में दिखेंगे ये दोनों। क्यों दिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके साथ रेड ब्लड सेल के साथ साथ व्हाइट ब्लड सेल्स भी नहीं बन रहे और प्लेटलेट भी नहीं बन रहे। जब व्हाइट ब्लड सेल भी नहीं बनेंगे तो व्हाइट ब्लड सेल इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, तो इन्फेक्शन होगा, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होगा। जब डब्ल्यूबीसीज नहीं होंगे, प्लेटलेट क्या करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, प्लेटलेट नहीं बनेंगे तो ईजिली ब्लीडिंग हो जाएगी, कहीं भी ब्रूजिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, तो आपको स्किन के ऊपर निशान देखने को मिलेंगे, ब्लीडिंग कहीं से भी इजिली ब्लीडिंग हो जाएगी। इफ नॉट ट्रीटेड इट गेट वर्स ओवर टाइम। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए, टाइम से नहीं डायग्नोज किया जाए, तो ये वर्स होता जाता है। कोजेज एप्लास्टिक एनीमिया के क्या होंगे, तो इसका सबसे मोस्ट कॉमन जो कोज देखने को मिलता है वो क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यूनिटी, हमारा ही इम्यून सिस्टम अपने ही बोन मैरो के टिश्यूज को अटैक करने लग जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कुछ और कंडीशन हो सकती है ऑटो इम्यून, जैसे कि रिमोटॉइड अर्थराइटिस, ल्यूपस हो सकता है, जिसकी वजह से भी बोन मैरो के टिश्यूज पर भी अटैक हो सकता है, ऑटो इम्यून। देन आता है नेक्स्ट इज एक्सपोजर टू केमिकल्स एंड ड्रग्स। ऐसे केमिकल्स और ड्रग्स जिससे हमारा कॉन्टिन्यूसली एक्सपोजर हो रहा है, वो भी बोन मैरो को डैमेज कर सकती है, स्टेम सेल्स को डैमेज कर सकती है, जैसे कि बेंजीन हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, और बहुत कॉमनली क्या है, रेडिएशंस। अगर बार बार रेडिएशन से एक्सपोजर हो रहा है तो जो एक्सरेज में वर्क करते हैं या फिर इमेजिंग टेस्ट के साथ वर्क करते हैं, वो क्या करते हैं, एक जैकेट से डाल के रखते हैं, वो हमें रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि कैथ लैब में जो वर्क करते हैं, राइट। रेडियोथेरेपी भी एक ट्रीटमेंट है कैंसर का। अगर उसमें कोई रेगुलरली वर्क कर रहा है तो अगर प्रिकॉशंस नहीं लेगा, प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स है वो नहीं वियर करेगा, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो उसको ईजिली एप्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। कीमोथेरेपी जो केमिकल्स की जो थेरेपी है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए होती है, तो
इन चीज़ों से भी ए प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, बोन मैरो डैमेज हो सकती है। तो इसका एक कॉमन जो केस है वो देखने को मिला था मैरी क्यूरी। तो मैरी क्यूरी बहुत ही फेमस फीमेल हैं जिन्होंने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो भी रेडिएशंस हैं उसमें अपनी रिसर्च दी है। तो इन्होंने रेडिएशन में बहुत काम किया है, रेडिएशन के लिए रिसर्च करी है, एंड इनको फर्स्ट जो फीमेल जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था वो भी यही है। इनको बहुत सारे नोबेल प्राइजेस मिले हैं। तो इन्होंने क्या किया कि प्रॉपर इक्विपमेंट्स, प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं ली रेडिएशन के अगेंस्ट, एंड ऐसे ही विदाउट प्रोटेक्शंस वर्क किया, विदाउट प्रिकॉशंस वर्क किया, एंड इनको अल्टीमेटली ए प्लास्टिक एनीमिया हो गया था, एंड इनकी डेथ ए प्लास्टिक एनीमिया से हुई थी। देन इसमें आता है इन्फेक्शंस। कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं जो कि ए प्लास्टिक एनीमिया कोज कर सकते हैं, जिसमें आती है वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि हेपेटाइटिस, एप्स्टीन बार वायरस, HIV, पर्वोवायरस। तो ये वायरसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये भी ए प्लास्टिक एनीमिया कोज कर सकते हैं। नाउ कुछ होते हैं इनहेरिटेड, जो कि जीन्स की म्यूटेशन है, ये जीन्स चली जा रही हैं, एक फैमिली में थी देन नेक्स्ट को हो गई। तो कुछ इनहेरिटेड कंडीशंस भी होती हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, जैसे कि इसका एक कॉमन है फैंकोनी एनीमिया। एक फैंकोनी एनीमिया होता है, इसमें भी क्या होता है कि बोन मैरो फेलियर हो जाता है, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है, जेनेटिक म्यूटेशन के कारण बोन मैरो फेलियर है। और इसमें क्या होता है कि ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर है उसके होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। देन प्रेगनेंसी, समटाइम्स प्रेगनेंसी भी ट्रिगर कर सकती है ए प्लास्टिक एनीमिया को बिकॉज ऑफ इम्यून चेंजेस। देन आइडियोपैथिक, आइडियोपैथिक मीन समटाइम इसका जो कोज है वो हमको नहीं पता लगता, अननोन कोज की वजह से। देन इसके सिम्टम्स, तो सिम्टम्स जो एनीमिया के टिपिकल हैं वही होंगे, फैटीग होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेल स्किन, गम्स, नेल बेड जो हैं, हमारे जो नेल्स हैं उनका कलर क्या है, वैसे रेड है, थोड़ा सा आप दबा के देखेंगे तो रेड है, बट जब एनीमिया होगा तो ये येलोइश पेल हो जाएंगे। ऐसे ही स्किन का कलर भी जो नॉर्मल जो हमारा रेडिश सा टेक्सचर रहता है, कलर रहता है, कॉम्प्लेक्शन, वो नहीं होगा, पेल होगा एनीमिया के पर्सन में। गम्स जो हैं वो भी, अगर आप एनीमिक पेशेंट को देखेंगे तो उसके गम्स भी येलोइश होते हैं। कई बार हम आइज़ के अंदर भी ऐसे करके देखते हैं तो वो भी हमको रेडिश नहीं नज़र आएगा। और उसके बाद रैपिड और इरेगुलर हार्ट रेट, क्योंकि जो हार्ट है वो एक्सेसिव वर्क करेगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो हार्ट पर अब एक्स्ट्रा वर्क पड़ गया है, जो वर्कलोड है वो इंक्रीज हो गया है। हार्ट क्या करेगा? पूरी कोशिश करेगा कि हमारे टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगा। ज़्यादा वर्क करेगा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी। अब और ज़्यादा करेगा तो क्या होगा? इरेगुलर हार्ट रेट हो सकती है, रिदमिया हो सकते हैं, एंड अल्टीमेटली सीवियर केसेस में जो हार्ट का जो साइज़ है वो एनलार्ज हो जाएगा। देन अब दूसरे जो इन्फेक्शंस है, ये इन्फेक्शंस ये तो हो गए एनीमिया की वजह से। अब क्योंकि ए प्लास्टिक एनीमिया तो आरबीसीज का तो काउंट अकेले कम नहीं हुआ, डब्ल्यूबीसीज का भी हुआ, प्लेटलेट का भी हुआ। तो डब्ल्यूबीसीज का कम हुआ तो फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। रैपिड और इरेगुलर हार्ट रेट ये इसी में देखने को मिलेगी एनीमिया में। ओरल थ्रश, अब फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन है, फ्रीक्वेंट फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, अंदर माउथ में इन्फेक्शन हो सकता है, ओरल थ्रश देखने को मिलेगा, ठीक है। एनलार्ज स्प्लीन और लीवर भी देखने को मिलता है। और क्या होता है कि ईजिली ब्रूजिंग, जिसमें आते हैं पेटेकी एंड परप्यूरा। तो पेटेकिए एंड परप्यूरा ये क्या है देखो, तो यहाँ पर ये आपको स्किन के अंदर ये ब्लीडिंग दिखाई दे रही है या फिर ब्रूजिंग दिखाई दे रही है। तो ये स्किन में ब्रूजिंग या फिर पर्सन क्या है इजीली ब्लीड करेगा, क्योंकि जो प्लेटलेट है उसका अमाउंट भी कम हुआ है, उसका काउंट भी कम हुआ है, वो भी नहीं बन रहे। तो प्लेटलेट नहीं बनेंगे तो पर्सन इजीली ब्लीड कर देगा एंड ब्रूजिंग देखने को मिलेगी स्किन के ऊपर। देन डायग्नोसिस, डायग्नोसिस क्या करेंगे? कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे उसमें हमको हीमोग्लोबिन का लेवल, आरबीसीज का लेवल, डब्ल्यूबीसीज का लेवल एंड प्लेटलेट्स का लेवल, तीनों का लेवल कम देखने को मिलेगा। जब ये तीनों देखने को कम मिलेंगे देन डायग्नोस कर सकते हैं कि पर्सन को ए प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। लो रेटिक्यूलोसाइट काउंट, रेटिक्यूलोसाइट क्या है? रेटिक्यूलोसाइट क्या है? इमेच्योर जो कि आरबीसीज होते हैं। तो अगर इनका अमाउंट कम है इट मीन्स कि ये बन ही नहीं रहे, जो स्टेम सेल से जो आरबीसीज बनने थे वो बन ही नहीं रहे। तो अगर इन्हीं का अमाउंट कम है, इमेच्योर वालों का ही कम है, तो इट मीन्स सेल्स बने नहीं हैं, आरबीसीज बने नहीं हैं। बोन मैरो बायोप्सी, बोन मैरो की बायोप्सी कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि जो बोन मैरो है वो डैमेज है, स्टेम सेल्स डैमेज है, या फिर फैटी मैरो रिप्लेस हो रहे हैं उससे, जो हेल्दी बोन मैरो है उससे रिप्लेस हो गया फैटी मैरो। देन वायरल स्टडीज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वायरसेस के कारण भी ए प्लास्टिक एनीमिया होता है, तो पर्टिकुलर वायरल स्टडीज़ कर सकते हैं, जैसे कि HIV के अगेंस्ट देख सकते हैं।
एंड उसके बाद आता है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट इसका किस पर डिपेंड होगा, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, ऑटो इम्यून कॉमन इसका जो कोज हो सकता है एप्लास्टिक एनीमिया का, तो इसमें हमने इम्यूनिटी को सप्रेस करना है। तो इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए हम इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। इसमें जो कॉमन ड्रग्स आते हैं वो आते हैं एंटीथाइमोसाइड ग्लोबुलिन ATG, साइक्लोस्पोरिन एंड मिथाइल प्रेडनिजोलोन। तो ये इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी में यूज किए जाते हैं। देन बोन मैरो एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो इसमें क्या है कि जो डैमेज हो चुकी है बोन मैरो या फिर स्टेम सेल्स जो डैमेज हो चुके हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है हेल्दी स्टेम सेल से। तो कोई जो डोनर है उसके लेकर आप पेशेंट में इसको रिप्लेस कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। तो अगर सीवियर केसेस हैं तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है फॉर टेम्पररी रीजन। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो भी अंडरलाइन कोज है उसको ट्रीट करना है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, अगर प्लेटलेट का अमाउंट बहुत कम हो गया तो प्लेटलेट भी ट्रांसफ्यूज किए जा सकते हैं। देन मेडिकेशन दैट स्टिमुलेट ब्लड प्रोडक्शन। ऐसी मेडिकेशंस देंगे पेशेंट को जो कि ब्लड की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगी। वो क्या होती हैं, जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन एनालॉग्स। एरिथ्रोपोइटिन एनालॉग्स क्या करते हैं कि जो एरिथ्रोसाइट्स है RBCs उसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। देन ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये क्या करेंगे, WBCs के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेंगे। देन थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये जो ब्लड प्लेटलेट्स है थ्रोम्बोसाइट्स है उसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, समटाइम्स इसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो कि वैसे तो एंटी इंफ्लामेटरी होते हैं लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स समटाइम्स बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं फॉर ब्लड सेल प्रोडक्शन। देन मॉनिटरिंग फॉर कैंसर, क्योंकि एप्लास्टिक एनीमिया है तो इसमें एक रिस्क रहता है कैंसर होने का भी। जैसे कि हमने फैंकनी एनीमिया पढ़ा था तो उसकी वजह से भी एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो ल्यूकीमिया के जो चांसेस हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, ब्लड कैंसर भी हो सकता है। एंड ट्रीटमेंट, इसमें फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। तो बार बार फॉलोअप करना, मॉनिटर करना कि ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो बहुत ज़रूरी है। So I hope आपको aplastic anemia क्लियर हुआ हो, and if you understood this video then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.